लॉस होगा वो डिपॉजिट में से कटेगा, प्रॉफिट होगा तो डिपॉजिट में जुड़ेगा, और जब ट्रेड खत्म हो जाएगा तो पैसा वापस मिल जाएगा. बट इट इज जस्ट दैट द एक्सचेंज डज नॉट वांट द डिपॉजिट टू गो टू जीरो. सपोज आपने 1.5 लाख का डिपॉजिट दे दिया, बट लॉस होते रहे, देन दैट 1.5 लाख कैन बिकम जीरो. वो नहीं करना है, इसलिए एक मिनिमम लेवल रखते हैं विच इज कॉल्ड मेंटेनेंस मार्जिन, कि अगर वो हिट हो गया तो आपको फिर से पैसे डालने पड़ेंगे, या फिर आप ट्रेड को खत्म कर दो, और एल्स यू जस्ट एग्जिट द ट्रेड. ठीक है, तो ये सब हमने देखा था. यूजर्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा था. ठीक है ना. ओके, वो सेशन कौन पढ़ रहा है? तो बुक शेयर कर देना. Okay, so we are starting with this topic, arbitrage, application and cost of carrying pricing derivatives. अभी डरावना सा सब लिखा है टाइटल. कौन सा नंबर है आप लोगों में? रीडिंग 71. Okay, so see, this is slightly complicated material, especially in the way that they have written the entire topic. तो उसको मैं simplify हो सके उतना करूँगा. ठीक है. See, and to start off, let us again take the example. Suppose today is what? क्या तारीख है आज? 8 September 2024. Okay. So somebody tell me the price of TCS. मनी कंट्रोल में देखो लास्ट प्राइस क्या था TCS का. TCS एक शेयर है, राइट? व्हाट इज द प्राइस? 4456. 4456.
6। ये जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड स्पॉट प्राइस S0, मतलब अभी के लिए अगर ट्रांजेक्शन करना है, फॉरगेट दैट टुडे इज अ संडे, सपोज मार्केट अभी चालू है, तो इफ यू पे 4456 यू कैन बाय दिस शेयर फॉर टुडे, राइट। तो ये एक चीज है। बट सपोज हमें ऐसा करना है कि 3 महीने बाद का रेट मतलब प्राइस अभी से फिक्स करना है। सपोज आई एंड यू वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू विल बाय, आई विल सेल 1 शेयर ऑफ TCS, नॉट टुडे, आफ्टर 3 मंथ्स, है ना। 3 महीने के बाद मैं सेल करूंगा, बाय करोगे एक TCS का शेयर। तो ये जो चीज हुई उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हम दोनों के बीच में हो रहा है। अगर हम में से कोई एक एक्सचेंज है तो सेम चीज को बोलेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बट कॉन्सेप्चुअली दे आर द सेम। सो सवाल ये है कि आज की तारीख में स्पॉट प्राइस 4456 है, तो आज की तारीख में व्हाट शुड बी द फॉरवर्ड प्राइस, व्हाट शुड बी द फॉरवर्ड प्राइस, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग। समझ में आया? सपोज मैं और आप नेगोशिएट कर रहे हो, राइट। सपोज मैं जो हूं वो सेलर हूं और आप जो है आप बायर हो, और आज अपने बैठे हैं, वी आर नेगोशिएटिंग कि 3 महीने बाद जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसका भाव क्या होना चाहिए। आप बायर हो, यू विल ट्राई टू कोट अ लोअर प्राइस। मैं सेलर हूं, मैं हो सके उतना ऊपर वाला भाव दूंगा, ठीक है। बट लॉजिकली कौन सा प्राइस होगा फॉरवर्ड का जिसमें हम दोनों ही मान जाएंगे, बोथ ऑफ अस विल अग्री टू अ प्राइस। तो आप सोचो, सी सपोज मैं सेलर हूं, सपोज आई एम द सेलर, तो मैं मेरे हिसाब से क्या हिसाब लगाऊंगा, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल कैलकुलेशन और व्हाटएवर कैलकुलेशन आई विल डू। सी आई विल थिंक कि ओके, मुझे 3 महीने बाद TCS का शेयर डिलीवर करना है, I have to deliver 1 share of TCS after 3 months. So what I can do is buy TCS today at 4456, हाँ 4456 पे आप खरीद लो, बराबर। अच्छा, तो 4456 पे खरीदना है आपको, तो पैसा चाहिए ना, you will require 4456. So that 4456 you borrow 4456 रुपीज, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए, राइट। तो 3 मंथ्स के लिए बोरो करना है, तो आप देखोगे मार्केट में भी क्या रेट चल रहा है, राइट। एंड इसमें कुछ रिस्क तो है नहीं, सो वी आर जस्ट कंसीडरिंग रिस्क फ्री रेट, मतलब कोई रिस्क नहीं है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो रेट चल रहा होगा, तो रिस्क फ्री रेट मतलब से एट 7.5%। समझ में आया? तो मैं ये मैकेनिज्म करूंगा कि अभी खरीद लेता हूं 4456 पे, बट दैट मीन मुझे 4456 बोरो करना पड़ेगा 3 महीने के लिए, राइट। तो जो रीपे करूंगा मैं, अगर मैं 4456 का लोन लेता हूं 3 महीने के लिए, तो मुझे रीपे कितना करना पड़ेगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 raised to n। फाइनेंस में अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू, यस और नो, राइट। तो सेम थिंग आई विल अप्लाई। रीपे कितना करना पड़ेगा, 4456 1 + 7.5/100 raised to n is in terms of number of years, so 3/12। so 4456 into 1.075 raised to 0.25। so somebody calculate करो, 4537। समझ में आया? 4537। तो ये प्राइस मैं कोट करूंगा, बिकॉज एट दिस प्राइस आई एम ओके, मेरा सारा कॉस्ट कवर हो रहा है, राइट। मतलब 4456 अभी का है, प्लस इस पे ब्याज लगेगा, तो सब कुछ मिला के 4537। सी ऑब्वियसली एज अ सेलर
आई वुड लाइक कि मैं आपको इससे ज्यादा बोलूं, है ना, मुझे तो लगेगा अच्छा कि नहीं 4600, बट सामने आप भी बैठे हो ना, आपको स्पॉट प्राइस पता है आज का 4456 पता है, आपको 3 मंथ भी पता है, आपको 7.5% भी पता है, राइट? तो मैं 4600 बोलूंगा तो वुड यू एग्री? वुड से नो मिकिन में ये ज्यादा है, राइट? सो एट एनी प्राइस अदर देन दिस, एंड एज बायर अगर आप कुछ लोअर बोलो कि नहीं 4500 में करो तो मैं ना बोल दूंगा. सो द प्राइस एट विच ट्रांजेक्शन कैन हैपन इज 4537, राइट? तो ये हमारा फॉरवर्ड प्राइस हो गया. दिस इज अवर फॉरवर्ड प्राइस. और ये जो हमने यहां पे कैलकुलेशन किया है उसको अगर इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स लिखूं तो ये क्या है? F0, ये जो भाव आया S0 1 प्लस RF रेज टू T, स्पॉट प्राइस डिवाइड बाय 100 नहीं लिख रहा हूं, जो रिस्क रेट चल रहा है, और रेज टू टाइम पीरियड. सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला. दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड प्राइस. समझ में आया ऑल ऑफ यू? ठीक है. अच्छा, और थोड़ा टॉलरेंस एंड्योरेंस रखना. ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ना, मतलब ब्याज ढूंढने का जो प्रोसेस है वो 2 टाइप का होता है. एक होता है डिस्क्रीट मतलब जो ये फॉर्मूला है कि साल में 1 बार ब्याज मिलेगा, या सपोज हम एफडी करते हैं ना बैंक में, साल में 4 बार मिलता है, क्वार्टरली होता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं साल में 2 बार मिलता है सेमी एनुअल. लेकिन अगर आप मान लो कि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, अगर आप मान लो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, मतलब सपोज एवरी आवर इंटरेस्ट इज बीइंग क्रेडिटेड, तो ये फॉर्मूला बन जाता है FP इक्वल टू PV E रेज टू RN बाय 100. इसका यूज बहुत कम आएगा, बट फिर भी कुछ एग्जांपल्स में दिया हुआ है. तो यहां पे भी मैं क्या लिख रहा हूं, अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दिया हो तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा. ठीक है, अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दिया है तो फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस. ठीक है, अपनी अपनी नोट्स में इतना लिख लो हमने जो डिस्कस किया है, बिकॉज बुक में थोड़ा बहुत हेवी लैंग्वेज में है, तो प्लीज राइट दिस डाउन. ऑनलाइन समझ रहे हो? ओके ओके. हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो.
और ये जो प्राइस है ना आपका 4537, राइट, दिस इज कॉल्ड द नो आर्बिट्राज प्राइस, क्योंकि लॉजिक वही है, नो आर्बिट्राज प्राइस, बिकॉज अगर मार्केट में भाव इससे ऊपर होगा तो जो चीज महंगी है, ऊपर मतलब महंगा होगा, लोग उसको बेच देंगे और स्पॉट में खरीद लेंगे, और अगर कम है तो उसको खरीदेंगे और स्पॉट में बेचेंगे, मतलब आर्बिट्राज कर करके पैसा बना लेंगे, एंड बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज प्राइस फिर से यहीं पे आ जाएगा. सो ऑलवेज ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, these are all called no arbitrage prices. It's like इतना होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नहीं हुआ तो आर्बिट्राज हो जाएगा, राइट, और आर्बिट्राज के कारण भाव जो फेयर वैल्यू है वहां पे आ जाएगा, राइट. आर्बिट्राज मतलब, जिनको नहीं पता, आर्बिट्राज मींस अगर प्राइसेस गलत है, ठीक है, सपोज कोई शेयर का भाव बीएसई में 100 है, एनएसई में 105 है, तो लोग क्या करेंगे, बीएसई खरीदने लगेंगे, एनएसई बेचने लगेंगे, बीएसई का बढ़ जाएगा, एनएसई का घट जाएगा, बोथ हैव टू बी ऑलमोस्ट इक्वल. सो सिमिलर लॉजिक अप्लाइज हियर आल्सो. दूसरी चीज जो चैप्टर बुक में दिया है, 71A सब लिखा है ना, explain how the concepts of arbitrage and replication are used in pricing derivatives. तो आर्बिट्राज तो मैंने बोला कि ये होना चाहिए वरना आर्बिट्राज होगा. अच्छा, रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? रेप्लिकेशन मतलब कॉपी करना, राइट. सो सी, इफ यू थिंक अबाउट दिस, सपोज आप बायर हो, इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया, यू आर अ बायर, हाँ, तो आपको 3 महीने बाद शेयर चाहिए, तो आपने मुझसे डील कर ली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस का क्या नक्की हुआ, 4537, राइट. नाउ यू टेल मी कि सपोज आपको कोई सामने पार्टी नहीं मिल रहा है, काउंटर पार्टी नहीं मिल रहा है, बेसिकली आपको 3 महीने के बाद शेयर चाहिए. तो मैं अगर हूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, अभी कुछ मत करो, 3 महीने बाद यू विल बी एबल टू बाय एट 4537. बट सपोज फॉरवर्ड मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सेम ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो क्या? सेम चीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप खुद, विदाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कर सकते हो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अभी खरीदा और वो पैसा बोरो कर दिया, तो आप खुद भी कर सकते हो ना. आपको बाय करना है आफ्टर 3 मंथ्स, आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप अभी 4456 आप खुद बोरो कर ही सकते हो, और फिर 3 महीने के बाद आपका जो प्राइस हो जाएगा, मतलब जो रिपेमेंट हो जाएगा 4537, उसमें आप खरीद ही सकते हो. Yes or no? The same thing is possible. So both the situations are equivalent. या तो फॉरवर्ड में बाय करना, या पैसा बोरो करो और खरीद लो. Both transactions are equivalent. That is known as replication. So अगर प्रॉपरली इसको लिखना है, I can write like this, that long position in forward is equal to borrowing today and buying in spot, isn't it? अभी स्पॉट में खरीद लो, लेकिन खुद के पैसे से नहीं, बोरो करके, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा. मतलब एंड रिजल्ट वही हुआ कि 3 महीने के बाद यू आर एसेंशियली बाइंग इट एट 4537. सो दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन.
ये करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही है। समझ में आया? ओके। फाइन। So till now we have understood what is replication and what is no arbitrage price. अच्छा, नेक्स्ट जो है, सी ये हमने फॉर्मूला डेवलप किया, फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट 1 प्लस आर रेज टू टी। ये जो हमने एग्जांपल लिया था ना, उसमें टीसीएस का शेयर था और वी अज्यूम 3 महीने का था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई डिविडेंड नहीं आने वाला था, वी अज्यूम डिविडेंड नहीं आने वाला था, राइट। अब सपोज ऐसा कुछ हो कि अभी स्पॉट प्राइस, आई एम जस्ट मेकिंग अप द नंबर, सपोज 120 रुपीज है किसी का स्पॉट प्राइस, टाइम इज 3 मंथ्स, 3/12 मतलब 0.25 ईयर, डिस्काउंट रेट वही 7.5%, ठीक है। अपने को फॉरवर्ड प्राइस ढूंढना है, लेकिन आपको ऐसा बोला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू 15 रुपीज आफ्टर 1 मंथ। दिस इज एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इनकम आने वाला है, बराबर। तो कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसा होगा? सी अगेन मैं क्या बोलूंगा कि आई शुड बाय द शेयर टुडे एट 120 रुपीज। 120 रुपीज तो मेरे पास है नहीं, तो मैं बोरो करूंगा 7.5 पे 3 महीने के लिए। लेकिन वो सब बराबर है, मैं बोरो करूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे 15 रुपीज तो मिलने वाले ना। सी मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 120, उसमें से 15 रुपए तो रिकवर होने वाले हैं, यस और नो? मतलब रफली स्पीकिंग I will not need to invest 120 rupees. I will need to invest only 105. 120 में से 15 तो आने वाले हैं। Only thing is, मतलब so going by this logic, फॉरवर्ड का प्राइस क्या बनेगा कि स्पॉट प्राइस माइनस डिविडेंड, और फिर ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। The only complication is कि ये 120 आज पे करने, 15 रुपए कब आने वाले हैं? 1 महीने बाद। तो टाइमिंग का मिसमैच है, तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढूंगा। वो फॉर्मूला थी ना, तो उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू मैं ढूंढ लूंगा, राइट। सो 15 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाय 1.075, 1 मंथ है इसलिए रेज टू 1/12, ठीक है। और इतना देखो, ये जो डेरिवेटिव सब्जेक्ट है ना, सीएफए एग्जाम में फोकस कैलकुलेशन पे नहीं होने वाला है। 99% ऑफ द क्वेश्चन विल बी थियोरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, बट ये कैलकुलेट नहीं करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है। सो दोज हु आर गुड विद कैलसी, आई एम नॉट इंसिस्टिंग फॉर एवरीवन, तो कैलसी के साथ अच्छे हैं वो लोग ये फाइंड करो 1.00, नहीं 15 को डिवाइड करके 14.91 அப்படி என்ன லக்கியா FP is equal to PV 1 plus R by 100 raised to N, तो
पीवी फाइंड करना है तो उसका उल्टा, ठीक है ना। तो दिस इज 14.91, तो फॉरवर्ड प्राइस क्या आएगा 120 माइनस 14.91 इंटू 1.075 रेस टू 3 महीना मतलब 0.25। ओके, सो 01 ये आपका फॉरवर्ड प्राइस आएगा। और जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसमें डी के बदले में आई लिख रहा हूं। आई मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम। आई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि स्टॉक पे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो। समझ में आ रहा है? सपोज बॉन्ड पे तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका इनकम हुआ, राइट। या सपोज कोई कॉमोडिटी है तो उस पर रेंटल मिल रहा है, तो जो भी इनकम आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लेगा। सो दिस इज अवर सेकंड फॉर्मूला। बोलो यहां तक ठीक है? ऑनलाइन फाइन करो। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपको इनकम बोला था ना वो रुपया डॉलर में दिया था, बट दे कुड आल्सो गिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दे कैन आल्सो गिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सपोज वही एग्जांपल के स्पॉट प्राइस 120 रुपया टाइम 3 महीना, रिस्क फ्री रेट 7.5%, और ऐसा लिखा होगा कि लेकिन इस पे डिविडेंड आने वाला है विच इज इक्वल टू 2%। आपको जो इनकम दिया है वो परसेंट में दिया है, तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? वो ठीक है, बट सिंपल मतलब क्या है कि मैं पैसा जो बोरो करने वाला हूँ ना 7.5%, उसमें से 2% तो मुझे मिल जाएगा। वही मतलब हुआ ना। सो इफेक्टिवली लाइक आई एम बोरोइंग एट 5.5। सो द थिंग इज अगर इनकम परसेंटेज में लिखा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? S0 1 प्लस RF रेज़ टू T, और नीचे आ जाएगा जो भी इनकम परसेंटेज बोला है ना वो नीचे आ जाएगा, राइट। दिस इज इनकम इन परसेंटेज, दिस इज कॉल्ड इनकम इन परसेंटेज। Let us take an example. Suppose spot price 500 रुपया है, time is 2 months, so 2 by 12, risk free rate is 6%, and yield, इसको इनकम को yield भी बोलते हैं, इससे 2%. Then find forward price. So F0 would be spot price into 1.06 divided by 1.02 raised to 2 by 12. See, आप में से कोई सोचोगे कि सर ने तो अभी ऐसा समझाया था
के रेट 6%, इनकम 2%, तो बेसिकली आप 4% पे बोरो कर रहे हो, सिंपल वाला लॉजिक, तो दैट इज करेक्ट। लेकिन फाइनेंस में क्या है कि 6 - 2 करने के बदले ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो वी शुड डू 1.06 डिवाइडेड बाय 1.0। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट प्रॉपरली ये करना चाहिए। 503.265 ओके। अच्छा, और मैंने बोला ना कभी कभी वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग देंगे, तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में फॉर्मूला क्या बनेगी, ये जो सिंपल वाली है, इट विल बी F0 S0 e raised to RFT, और ये वाली जो फॉर्मूला है वो F0 S0 e raised to, जो परसेंटेज है वो सीधा माइनस में आ जाएगा, RF में Q है ना, वो RF माइनस Q इंटू T हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल दिया है बुक में, वो करो, चैप्टर का सबसे पहला एग्जाम्पल 71B में। क्या लिखा है एग्जाम्पल में, कंसिडर अ स्टॉक इंडेक्स ट्रेडिंग एट 1550, so that is spot price, 1550 spot price है, डिविडेंड यील्ड ऑफ 1.3%, ब्रैकेट में कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड लिखा है, तो Q is 1.3%, risk rate 3%, RF is 3%, and you want 6-month forward price, so T is 6/12.5। आपको ये फॉर्मूला यूज करने का है, बिकॉज कंटिन्यूअस बोला है, राइट, बिकॉज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बोला है। सो 1550 into e raised to RF minus Q, 0.03 minus 0.013 into 0.5, so 1550 into e raised to 0.017 into 0.5। ये कैसे करोगे कैल्सी में, कैल्सी निकालो, कैल्सी निकालो, कैल्सी में पहले इतना करो, 0.017 इंटू 0.5, पहले इतना करो, 0.0085। हाँ, फिर सेकंड और ln, सेकंड और ln 1.085, और वो जो भी आए इंटू 1550, 1563.23। करेक्ट, सो दैट इज आंसर। This work, but this is not allowed. So, scientific one.
आराम से करो ऑनलाइन। किसी को भी कैल्सी में इश्यू है मुझे पूछो। सर इनी वैल्यू नहीं लेवानी, मैं कीधुं ने पहला ऊपर वाળું કરી લે 0.01 into 0.5 ये आंसर जे आयो ने પછી સેકન્ડ અને ln અને એ જે આન્સર આવે તેને મલ્ટીપ્લાય બાય 1550 कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कीधुं होय तो ई वाली फॉर्मूला वापरवानो, अदरवाइज यू कैन यूज दिस सिंपल फॉर्मूला। मैं ग्रुप में एंड्रॉइड और आईफोन वाला ऐप डाल रहा हूं, जिनके पास हार्ड कैल्सी नहीं है वो ये यूज कर सकते हो। तो कैसे लाते एक मिनट देखो पहले 0.017 इंटू 0.5 और इज इक्वल टू तो 0.085 आएगा, 0.085 आएगा राइट। फिर अगर ई रेस टू करना है ना तो व्हाट यू हैव टू डू इज लुक एट दिस फर्स्ट कॉलम, उसमें सेकंड और ln साथ में नहीं, सेकंड उसके बाद ln वो करोगे ना तो 1.0085 आएगा राइट। सो दैट इज ई रेस टू एंड देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1550 1550 से मल्टीप्लाई करो सो 1563.23 यू विल गेट द आंसर। ठीक है जाए आगे, हाँ आगे जाए। ऑनलाइन अब क्यों अच्छा अभी मेरी बात सुनो, ये जो दो फॉर्मूला है ना या दो वर्जन है ना, एक तो ये और कंटिन्यूअस बोला है तो ये फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत सारी बार सिचुएशन ऐसा होगा कि जो एसेट है ना उसके ऊपर जो इनकम है वो परसेंटेज में दी होगी मेनी टाइम्स। सो सिंपल वाला कंपाउंडिंग है तो ये, कंटिन्यूअस वाला है तो ये,
और इसका खास यूज होता है करेंसी के फॉरवर्ड पे। करेंसी फॉरवर्ड या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें यूज होता है। आप हमारे बुक में देखोगे तो लास्ट सेक्शन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन करेंसी, तो उसमें उन्होंने अपने हिसाब से समझाया है, लेकिन मैं एक दो एग्जांपल्स करवाता हूं, वो लिख लो, दैट वुड सफाइस। See, let us take an example. Suppose अभी करेंसी का भाव, let us take डॉलर वर्सेस रुपी, यूएस डॉलर वर्सेस रुपी। ओके, सो आज की तारीख में प्राइस इज से 84 रुपीज पर डॉलर। हाँ, 84 रुपीज पर डॉलर। और ये नोटेशन समझो, ₹/डॉलर, मतलब $1 का भाव है 84 रुपीज। वी वांट टू फाइंड आउट 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस, बराबर। सपोज आप लोगों का CFA रजिस्ट्रेशन होना है 6 महीने बाद, सपोज तो आप बैंक में फोन करते हो, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा है और आप बैंक में फोन करते हो कि मुझे सर 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना है, राइट। GST के साथ $1500 होता है लगभग। यू वांट टू बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर $1500, मींस अभी से भाव नक्की कर दो। तो बैंक वाला आपको कुछ कोड देगा कि हाँ 6 महीने बाद का करना है, तो सपोज 86, 85.4 व्हाटएवर। तो एज फाइनेंस स्टूडेंट, हाउ कैन यू इंश्योर, हाउ कैन यू क्रॉस चेक तो जो भाव बोल रहे हैं वो ठीक ठाक है, राइट। उसका कुछ तो लॉजिक तो होना चाहिए ना। तो लॉजिक सेम ही है, फॉर्मूला यही लगेगा। इसमें सिर्फ आपको समझना क्या है कि जो 84 रुपीज है ना, वो किसका भाव है, डॉलर का। मतलब डॉलर इज द एसेट बेस, या एसेट बेस ठीक है, बट डॉलर इज द एसेट। तो अपने को ये भी पता है कि इंडिया में रिस्क फ्री रेट 7.5% है, जबकि यूएसए में से अराउंड 4% है, ठीक है, वी नो दिस। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एसेट क्या है, डॉलर है। तो डॉलर के ऊपर जो ब्याज चल रहा है ना, वो क्या हुआ, इनकम हुआ। सो दिस बिकम्स योर क्यू, और ये आपका आर है, समझ में आया। और अगर रट्टा लगाना है तो जो बेस करेंसी होगा डॉलर, वो वाला जो रेट है वो क्यू, बाकी का रिस्क फ्री। सो नाउ सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज ये जो रेट्स है वो सिंपल वाले हैं, तो क्या बनेगा, F0 इज इक्वल टू S0 इंटू 1.075 अपॉन 1.04 रेज टू 0.5। और अगर कंटिन्यूअस वाली सिस्टम है, F0 इज इक्वल टू S0 इंटू ई रेज टू 0.075 माइनस 0.04 इंटू 0.5। तो दोनों तरह से आंसर ले आओ, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप ऐसा देखो कि कोड कैसे दिया है, 84 रुपीज पर डॉलर। तो ये जो स्पॉट प्राइस है वो किसका स्पॉट प्राइस है, जैसे अभी हमने टीसीएस किया तो टीसीएस का भाव था, या गोल्ड है तो गोल्ड का भाव था। ये किसका भाव है, डॉलर का भाव है। तो दैट मींस डॉलर के ऊपर जो एप्लीकेबल रेट है, दैट कैन बी थॉट ऑफ एज एन इनकम, दैट कैन बी थॉट ऑफ एज एन इनकम। तो वो जो 4% है उसको क्यों लेना है, क्योंकि समझो जो आपको डॉलर सप्लाई करने वाला है फॉरवर्ड में, वो क्या करेगा, अभी डॉलर्स ले लेगा। तो डॉलर्स वो अपनी तिजोरी में तो नहीं रखेगा, डॉलर को इन्वेस्ट करेगा, उसको 4% तो मिलेगा। सो दिस 4% बिकम्स इनकम।
ये वाला क्या रहेगा? 85.4 ये करना आता है? ये कैसे करोगे? पहले 1.075 डिवाइड बाय 1.04 इज इक्वल टू जो भी आंसर आया वो, फिर एक बटन होगा y रेज़ टू x, फिर 0.5 इज इक्वल टू जो आए वो 84 से मल्टीप्लाई। बीजानो आंसर 85.48। सो थोड़ा फर्क आएगा। Get these answers. बोलो आया आंसर? ऑल ऑफ यू? तो एक और एग्जांपल देता हूं। ये वाला सॉल्व करो कंटिन्यूअस से नहीं, सिंपल वाला कंपाउंडिंग से।
ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट में 9 डिवाइड बाय 12 देखो इसमें जो स्पॉट प्राइस दिया है वो 56 एओडी पर यूएसडी, मतलब इसमें भी एसेट यूएसडी है, तो अमेरिका वाला जो रेट है 4% वो क्या हुआ, इनकम हुआ क्यू, तो दूसरा वाला आरएफ हुआ, ठीक है। और टाइम 9 मंथ्स मतलब 9/12 0.75 and you have to apply this formula. So F0 is equal to S0 56 into ऊपर RF 1.02 नीचे 1.04 सब कुछ रेस टू 0.75. So tell me what is the answer? 55.19. आया सबका? कैलसी में भी नहीं आता है तो डोंट हेजिटेट, मुझसे पूछ लो। हाँ, पहले इसको और इसको डिवाइड करो, फिर y⁻x का बटन है, फिर 0.75 इज इक्वल टू 55.46 आ रहा है। ला कैलसी ला। स्टेप बाय स्टेप 1.02 डिवाइड बाय 1.04 इज इक्वल टू 0.9807 आ रहा है, बराबर। फिर देखो यहाँ y⁻x है, दिस इज y⁻x, वो प्रेस करो, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, ये सिर्फ महंगा अच्छा नहीं है कैलसी, y⁻x करोगे कुछ नहीं दिखेगा, अनलाइक अदर कैलसीज, कैल्शियम उसके बढ़िया होता है, बट ठीक है श्रद्धा रखो। y⁻x 0.75 तो अब इज इक्वल टू करोगे तो कुछ आंसर आया, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 56 तो 55.19, ओके। ले लीजिए। अच्छा सुनो दूसरी बात, कई बार ना एग्जाम में वो लोग कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर कॉम्प्लिकेट करना है ना, कि ऐसा का ऐसा सिचुएशन दिया होगा, राइट, और फिर बोलेंगे कि भाई मार्केट में फॉरवर्ड पोर्ट है 56, ऐसी कहानी बनाएंगे, ये सब तो लिखा होगा, फिर बोला होगा कि डीलर गिव्स हिम अ 9 मंथ फॉरवर्ड पोर्ट ऑफ 56, और फिर लिखेंगे फाइंड आउट इफ एनी आर्बिट्राज पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट एंड इफ यस हाउ कैन यू डू द आर्बिट्राज, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करने का, यहां तक तो करना ही है। तो जो फॉर्मूला से आंसर आएगा ना आपका, फॉर्मूला से क्या आंसर आया
55.19. So this is to be understood as the fair value. ये प्रिंसिपल्स के हिसाब से आना चाहिए. अब मार्केट में अगर भाव ज्यादा है, मार्केट में अगर वो कोट आपको फेयर वैल्यू से ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा मतलब क्या? एक्सपेंसिव. ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव. अगर सेम भाव है तो नो आर्बिट्राज, अगर इससे अलग है तो आर्बिट्राज हो सकता है. और आर्बिट्राज में क्या ऑप्शन आएगा एबीसी में? तो देखो ये चीज एक्सपेंसिव है, तो जो भी एक्सपेंसिव होता है वो क्या करते हैं अपने? सेल. तो सेल फॉरवर्ड बाय स्पॉट. अगर मार्केट में भाव 56 है तो, और अगर उल्टा लिखा है कि मार्केट में भाव से 54.8 दिया है तो फॉरवर्ड सस्ता है, सो देन बाय फॉरवर्ड एंड सेल स्पॉट. तो इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. हमारा जो आंसर है उसे कंपेयर करने का, हमारा जो आंसर है ना फॉरवर्ड का, वो कितना आया? 55.19. अब उसके मुकाबले मार्केट वाला भाव अगर ज्यादा है 56, ज्यादा किसका भाव है? फॉरवर्ड का. मतलब फॉरवर्ड महंगा है, तो जो महंगा है उसको सेल कर दो. स्पॉट में हमेशा उल्टा ही करना है, तो वो तो ठीक है. और अगर सस्ता दिया तो उसको खरीद दो. लेकिन किसको? फॉरवर्ड, क्योंकि भाव किसका दिया है? फॉरवर्ड का. ठीक है. ऑनलाइन ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके. સર આરએફ કરતા ક્યુ વધારે હોઈ શકે? હોય ને એમાં શું? તો આ વાળી ફોર્મ્યુલા એપ્લિકેબલ થશે? ફોર્મ્યુલા તો આ એપ્લિકેબલ થશે. આરએફ માઇનસ ક્યુ અને ટી1 કમ્પાઉન્ડ કન્ટિન્યુઅસ. સપોઝ આમાં હતું જ ને આરએફ ઇઝ 2, 4 उससे ज्यादा है, तो 0.02 माइनस 0.04, तो माइनस 0.02 आएगा. माइनस 0.02 इंटू टी, और फिर सब कुछ वही करना है. ओके. अच्छा, अभी ऑलमोस्ट ये चैप्टर डन है. थोड़ा इसका और वर्जन है वो देख लो. देखो सिंपल सी बात है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला थी. दिस वाज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला. कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं. अगर इनकम है तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, इसलिए माइनस आई किया. अब ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो. सपोज हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर 3 महीने का, तो मुझे अभी गोल्ड खरीदना पड़ेगा, वो पैसा बोरो करना पड़ेगा, दैट इज फाइन. लेकिन 3 महीना गोल्ड स्टोर करने के लिए भी कुछ खर्चा हो सकता है. तो कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा दिया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएंगे? ये S0 माइनस आई किया ना, उसके बदले प्लस U, right, where U is the present value of other cost, right. और फिर 1 प्लस RF रेज़ टू T तो है ही, बराबर. अच्छा, अगर परसेंटेज में दे दिया हो स्टोरेज कॉस्ट का ऐसा कुछ, S0 1 प्लस RF रेज़ टू T, उसके साथ 1 प्लस U रेज़ टू T. सपोज रिस्क फ्री रेट 6%, स्टोरेज कॉस्ट 1%. अगर ऐसा परसेंटेज में दे दे, यहाँ डिवीजन में जाता था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, राइट. और इसका कंटिन्यूअस वाला वर्जन जो होगा वो F0 इज इक्वल टू S0 e रेज़ टू RF प्लस U T. अगर
कंटिन्यूअस बोला है तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। See, again I am telling you, this is more for concept. ऐसा कैलकुलेशन पूछेंगे, highly unlikely. It is extremely unlikely. और सब कुछ मिला के अगर मुझे लिखना है एकदम जनरल पर्पस फॉर्मूला, you can write like this. These are the general formula. फिर जो नहीं है वो नहीं लिखने का, राइट? बाकी सब कुछ इसमें आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है उसमें ये जो कंपोनेंट है ना, सपोज RF मतलब बोरोइंग कॉस्ट, U मतलब स्टोरेज कॉस्ट, तो जो टोटल कॉस्ट होता है ना उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैरी। इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैरी। कि आप 2-3 महीने जो अपने पास एसेट रखोगे उसमें टोटल खर्चा कितना होगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, और एक लास्ट टर्म यहां पे हमने देखा ना कि अगर कुछ इनकम आ रहा है, सपोज आई है या क्यू है, राइट? तो कभी कभी इनकम जो होता है ना वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी होता है। See, sometimes what will happen is कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि स्पॉट मार्केट में उसका स्कैर्सिटी चलता है, मतलब आराम से वो मिलेगा नहीं, राइट? तो उसके कारण क्या होगा कि जिसके पास स्पॉट में स्टॉक पड़ा है ना वो बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। They will not be ready to sell. Why? Because they feel कि अगर फिजिकल स्टॉक पड़ा है तो उनको कुछ फायदा हो सकता है। See, I will give you an example. Suppose अभी हमने यहाँ नहीं लिखा कि बाय फॉरवर्ड स्पॉट सेल स्पॉट या उसका उल्टा आर्बिट्राज हो सकता है। सो अज्यूम के अरविंद मिल्स है, अरविंद मिल्स लिमिटेड है, उसके गोडाउन में कॉटन पड़ा हुआ है, क्योंकि वो पूरा कॉटन फैक्ट्री मतलब कपड़ा बनाते और सब कुछ है। और उसका जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो कैलकुलेट करता है कि फॉरवर्ड प्राइस 3 महीने का फॉरवर्ड प्राइस सपोज 1500 रुपए होना चाहिए, लेकिन मार्केट में 1450 चल रहा है। सपोज इन मार्केट द फॉरवर्ड प्राइस अवेलेबल इज 1450, राइट? तो अगर कोई ट्रेडर होगा तो क्या आर्बिट्राज करेगा?
फॉरवर्ड सस्ता है, सो व्हाट दे विल डू, बाय फॉरवर्ड, सेल स्पॉट, राइट। तो उसका ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाला सोच रहा है कि अपने ऐसा कर सकते हैं कि फॉरवर्ड में खरीद लो 1450 पे, और गोडाउन में जो कॉटन पड़ा है उसको बेच देते हैं, फायदा होगा, राइट। और फिर वो प्रपोजल बनाता है और सपोज अपने हायर अप्स को भेजेगा, तो जब वो सीएफओ के हाथ में किसी के हाथ में आएगा, मोस्ट प्रोबब्ली ही विल टर्न डाउन द प्रपोजल कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। क्यों? बिकॉज गोडाउन में अगर कॉटन पड़ा है तो आई हैव गॉट एन एश्योरेंस कि मेरा प्रोडक्शन लाइन और सब चालू रहेगा। देयर इज सम इकोनॉमिक रैशनल, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, वो एश्योरेंस चाहिए, वो कंफर्ट चाहिए कि अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया तो मुझे ज्यादा कॉटन चाहिएगा, तो गोडाउन में पड़ा है तो ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होगा कि ये जो आर्बिट्राज करना चाहिए ना, वो ये लोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? सो इन अदर वर्ड्स, ये जो 50 रुपए का प्रॉफिट पॉसिबल है वो अरविंद वाला लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? तो वो जो कंफर्ट है उसको नाम दिया गया है कन्वीनियंस यील्ड, दैट इज नोन एज कन्वीनियंस यील्ड। तो कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिसमें स्कैरसिटी या प्रोडक्शन का यूज है, इसलिए उसमें लोग आर्बिट्राज कुछ बार नहीं करेंगे, तो that benefit is called convenience yield. Just look at the name, convenience है, it's not about money, it's not monetary, it is convenience, तो उसका नाम दिया गया है convenience yield. सर इसी जो इसमें कंटेंट और बैकवर्डेशन है क्या? सॉरी, कंटेंट और बैकवर्डेशन है वो अभी आएगा, मैं बताऊंगा। और यहाँ पे देखो कन्वीनियंस yield दिया है आपको 71B में, 71B just go through the third paragraph, उसमें कन्वीनियंस yield बोला है। और फिर क्विज करने लगो। नंबर में मतलब कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमारे उसका कोई मतलब नहीं है। वी शुड जस्ट नो द कॉन्सेप्ट।
Correct, right? ओके, तो हर एक फॉर्मूला में हम रिस्क फ्री रेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारा जो डिस्कशन है, ये जो सारी चीजें हैं, उसमें पे ऑफ डिसाइडेड है. देयर इज नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग पे ऑफ. सी सपोज आप मुझे 100 रुपए का लोन दोगे, तो आप इंटरेस्ट रेट जो है वो रिस्क फ्री रेट नहीं रखोगे, आप उससे ज्यादा चार्ज करोगे मुझसे, बिकॉज मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा वो 100% सर्टन नहीं है. लेकिन डेरिवेटिव्स में हम जो बात कर रहे हैं, राइट, कि फॉरवर्ड मतलब ये भाव पे खरीदेंगे या बेचेंगे और वो भाव पहले से पता ही है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, तो इसलिए वी यूज रिस्क फ्री रेट. सो ऑप्शन ए, they are based on portfolios with certain payoffs. फिर arbitrage prevents, arbitrage के कारण two assets with identical payoffs, they cannot sell at different prices. So C, isn't it? अच्छा, convenience yield कब होता है? जब commodity ऐसी है जो shortage में हो, तो जो लिखा है difficult to sell short, in other words difficult to borrow, तो जब उसको मार्केट में नहीं मिलेगा आपको तो आप नहीं करोगे. सो ए. फिर फोर्थ तो हमने डिस्कस किया था, वही है फॉरवर्ड मतलब क्या? बोरोइंग एट द रिस्क फ्री रेट टू बाय द अंडरलाइन. अच्छा, फिफ्थ अच्छा है कि फॉरवर्ड प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम कब होंगे? सो लुक एट दिस इक्वेशन, फॉरवर्ड प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम होंगे, इसका मतलब ये e रेज़ टू समथिंग 1 है. दैट मींस r प्लस u माइनस q इज इक्वल टू 0. 1 मतलब e रेज़ टू 0. सो दिस मींस के एक बाजू ये जो r है रिस्क फ्री रेट, u मतलब स्टोरेज कॉस्ट,
और Q मतलब कोई भी इनकम इंक्लूडिंग कन्वीनियंस यील्ड, राइट? तो नाउ लुक एट द ऑप्शंस. So I can say R plus U is equal to Q. So convenience yield is equal to risk free rate plus storage cost. So option B. समझ में आया? अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है, पता नहीं बुक में कहाँ दिया है, बट हम डिस्कस कर लेते हैं. ये टर्मिनोलॉजी कॉन्टेंग और बैकवर्डेशन. सी डेरिवेटिव्स में अगर फॉरवर्ड प्राइस या फ्यूचर प्राइस ग्रेटर देन स्पॉट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंगो. इट्स जस्ट अ टर्म. ठीक है, कि अगर स्पॉट के मुकाबले फॉरवर्ड या फ्यूचर ज्यादा है उसको बोलते हैं कॉन्टेंगो. और अगर फॉरवर्ड के मुकाबले मतलब फॉरवर्ड कम है स्पॉट से, देन वी से backwardation, right? So again same logic. अगर फॉरवर्ड ज्यादा है स्पॉट से तो इसका मतलब क्या हुआ? R plus U minus Q is greater than 0. मतलब R plus U is greater than Q. R plus U मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी. R मतलब ब्याज, U मतलब स्टोरेज कॉस्ट, Q मतलब बेनिफिट, वो चाहे कन्वीनियंस यील्ड हो या कोई इनकम हो. तो अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से तो आपका कॉन्टेंगो मार्केट में दिखेगा. और बैकवर्डेशन मतलब उल्टा, R plus U minus Q नेगेटिव होगा. So when R plus U is less than Q, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक होता है स्टॉक, तो अगर कोई महीने में बहुत भारी डिविडेंड आने वाला है तो Q बहुत बड़ा हो जाएगा बेनिफिट, और R और U उतने. स्टॉक मार्केट में स्टोरेज कॉस्ट तो है नहीं, इट्स जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन R एंड Q. तो अगर डिविडेंड बहुत भारी आने वाला है तो फॉरवर्ड प्राइस आपको स्पॉट से कम देखने को मिलेंगे. दैट इज कॉल्ड बैकवर्डेशन. ठीक है, ओके. तो ये चैप्टर तो हो गया, मुझे पता है आप लोग पके हुए हो, लेकिन फिर भी नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा फर्स्ट एनालाइज देख लो. नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एनालाइज देखो. ओके,
सी ये सारे जो फॉर्मूला है ना, ये जितने भी हमने फॉर्मूला डिस्कस करे, ये किसके फॉर्मूला है? फॉरवर्ड प्राइस के। These are all formula for forward price. Now in derivatives, खास करके in forward and futures, there is a difference between price and value, जो आपको समझना है। See, price मतलब जो भाव हमने नक्की कर दिया, जो भाव हमने नक्की कर दिया फ्यूचर डेट के ट्रांजेक्शन के लिए, that is called the forward price या futures price। तो फिर ये वैल्यू क्या है? So let us take an example. Suppose 8 September 2024, suppose gold का spot price 70,000 और suppose 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें कैलकुलेशन से भाव आया 72,000 और मैंने लॉन्ग पोजीशन ले लिया, So I have agreed to buy gold after 3 months at 72,000 rupees. Okay, so this 72,000 is kind of a forward price. अच्छा, now suppose 1 month passes, 8 October 2024 आ गया और suppose ऐसा कुछ हुआ कि गोल्ड के भाव बहुत बढ़ गए हैं, राइट, 80,000 हो गए। सी हमने अभी फॉर्मूला देखे, F0 इज ऑलवेज रिलेटेड टू S0। तो अगर स्पॉट प्राइस बढ़ा है तो फॉरवर्ड भी बढ़ा होगा, राइट। और अभी मैं तो कौन सा फॉरवर्ड देखूंगा? 2 महीने वाला, क्योंकि मेरा 3 महीने का था, 1 महीना चला गया, तो मैं किसी और को फोन करूंगा कि यार अभी 2 महीने का फॉरवर्ड करना हो तो क्या भाव चल रहा है, एंड सपोज ही और शी टेल्स मी कि भाई 2 महीने का भाव चल रहा है सपोज 81,000 रुपीज। ओके, तो नाउ आई एम एट अ प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट में हूं, बिकॉज आप सोचो मेरा तो 72,000 का पोजीशन लॉन्ग है, तो आई कैन बाय 72,000, राइट। आफ्टर 1 मंथ वो जो मेरा ट्रांजैक्शन है 72,000 वाला वो तो है ही, एंड इफ आई विश मैं इस पे दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं सेल करने का। यहाँ पे लॉन्ग करा था ना, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूं, राइट। इससे क्या होगा कि आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ्स फ्रॉम 8 अक्टूबर, मैं खरीद पाऊंगा 72,000 पे, बेच पाऊंगा 81,000 पे, तो मेरा तो 9,000 का फायदा बुक हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है ना, दैट इज कॉल्ड वैल्यू, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड वैल्यू। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या लॉस। यहां हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बट जो 9,000 प्रॉफिट होगा वो तो 2 महीने बाद होगा ना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 8,800, so that is called value of the forward contract। यहां पे मैं प्रॉफिट में हूं क्योंकि भाव बढ़ गए थे, सपोज 70 का यहाँ पे 60 हो गया और ये 61,000 आया, तो मैं लॉस में रहूंगा, then I would be at a loss। तो एक बार आप पोजीशन ले लो फॉरवर्ड या फ्यूचर में, दैट इज प्राइस, बट उसके बाद प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो उसके कारण आपको प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डेरिवेटिव जब शुरू होगा तो ना तो कोई प्रॉफिट में होगा ना तो कोई लॉस में होगा। सो इनिशियली वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एट इनिशिएशन डेरिवेटिव्स का वैल्यू होता है 0। उसके बाद वेरिएबल्स चेंज होते हैं, तो कोई प्रॉफिट में होता है कोई लॉस में होता है, तो फिर जाके वैल्यू बनेगा, बट इनिशियली वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ में आया? और उन लोगों ने भी सब नोटेशंस और ये सब दिया है, राइट।
तो मैं आपको लिखवा देता हूं, सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो। देखो ये वैल्यू था, मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या लॉस, एंड वी आर कंसीडरिंग वैल्यू टू द लॉन्ग। तो प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना आता है आपको, राइट। प्रॉफिट यहां पे कितना आया, 81 माइनस 72, 9000। 81,000 क्या है, आज की तारीख में फॉरवर्ड का भाव। सो सिंबॉलिकली क्या लिखूंगा, F0 और माइनस ये 72,000 जो है वो हमने जो बुक किया था भाव, जो नक्की किया था वो है, तो उसके लिए आई विल जस्ट राइट के मतलब यू कैन से डिलीवरी प्राइस विच इज एग्रीड बिफोर हैंड, पहले से नक्की है, ठीक है। और F0 तो फिर सारे फॉर्मूले है ही अपने पास, अगर कुछ पूछ ले तो अलग अलग F0 के फॉर्मूले है। So you just need to write this much, और कुछ नहीं लिखना है। और शॉर्ट का वैल्यू मतलब लॉन्ग का जो भी आंसर आएगा उसका नेगेटिव, लॉन्ग को फायदा है तो शॉर्ट को नुकसान है, एंड वाइस वर्सा। यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन। अगेन इसका कोई एग्जांपल पूछे, कैलकुलेशन हाईली अनलाइकली, बट यू शुड जस्ट नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, यहां तक रखो। एक बार आराम से वीडियो देख लेना। सी यूजुअली मैं क्या बोलता हूँ कि हम जो डिस्कस करते पढ़ते उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ो और प्रैक्टिस करो। अनफॉर्चुनेटली डेरिवेटिव्स में आई विल नॉट बी एबल टू से कि पूरा चैप्टर पढ़ो, क्योंकि खो जाओगे, राइट। तो इससे अच्छा है वीडियो देखो, जो नोट बनाए हैं, एग्जाम्पल हमने करे वो सब करो, एंड देन ट्राई सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चन चालू कर लो, दैट इज द बेस्ट बैट, ठीक है। हाँ वो करेंगे।